नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं उपन्यास यूजीसी नेट में। उसमें आज हमने प्रारंभ किया है उपन्यासों में झूठा सच उपन्यास, जो कि यशपाल जी का है। इसमें हमने प्रथम भाग देखा है और अगला भाग आप देखने जा रहे हैं। अगले भाग की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सुध जी अपने प्रति हुए अन्याय से उत्तेजित होकर बोले, डॉक्टर तो पुराना गुटबाजी है। क्या नाम अपने को क्या नाम अपने आप को लाला लाजपत राय का वारिस समझे बैठा है। यानी जो भी हुआ है वह सब सुनकर सुध जी बड़े उत्तेजित होते हैं। और वह क्या डॉक्टर साहब भी कैसे है, वह खुद को लाला लाजपत राय का वारिस बताते हैं। यानी लाला लाजपत राय जो कि देश के लिए मर मिटे थे, उन्होंने विदेशी जो ट्रक थे सामान लेकर आ रहे थे, उसको रोकने के लिए खुद की जान गंवा दी थी। तुम्हें याद है सन 45 दिसंबर में तुम मुझे उसके यहाँ मिले थे। मैंने तभी तुम्हें सब बात बता दी थी। आप तो वह क्या नाम अपने आप को मालिक समझ बैठा है। यानी जो डॉक्टर है, वह डॉक्टर जो 45 दिसंबर को यानी सन 45 में 1945 में दिसंबर माह में मिले थे, तो वह तो क्या थे और आप क्या है। आप तो वह मालिक बन बैठे हैं, जैसे वह आपको पहचानते नहीं है, ऐसा वह कहते हैं। पूरी को याद था वह अपनी गली के डॉक्टर प्रभु दयाल के साथ डॉक्टर राधे बिहारी के यहाँ पैरोकार में नौकरी के लिए गया था। यानी जो डॉक्टर थे, वह डॉक्टर पुरी को याद है, जो जयदेव पुरी है उसको याद है, वह जो प्रभु दयाल के साथ डॉक्टर प्रभु दयाल के साथ अन्य एक डॉक्टर था जो राधे बिहारी के यहाँ पैरोकार में नौकरी के लिए गया था। वहाँ सूद जी से भेंट हो गई थी। पूरी जेल कैंप में सूद जी के साथ था। कैंप जेल में 1000 के अधिक राजनैतिक कैदी थे। यानी उस कैद में जो थे, तब उन्हें वहाँ पूरी मिला था। जब जेल में जब वहाँ सूद जी आए थे और उनके साथ बहुत से कैदी थे, राजनैतिक कैदी थे, तब वह उनसे मिला था। पंजाब की कांग्रेसी दलबंदी और राजनीतिक सिद्धांतों के भेद के आधार पर और कुछ व्यक्तिगत पसंद और लगाव के कारण जेल में पंडित देवीदास और सूद जी की अलग अलग पार्टियां बन गई थी। यानी यहाँ पर जो जेल का जो वातावरण है, पहले कुछ वह अंग्रेज सरकार में समाज नेताओं को, राजनेताओं को जेल में डाला जाता था, उसी प्रकार सूद जी भी जेल में थे। और वहाँ जो पुरी है वो भी जेल में ही था। जब वो पंजाब के राजनेता थे, उनके सिद्धांत अलग थे, और जो वह सूद जी थे, इनके भी सिद्धांत अलग थे। इन दोनों में जेल में ही एक अलग अलग दो विभाग में पार्टियां बन गई थी। और वह पंडित देवीदास कांग्रेस के सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि थे। तो पंडित देवीदास नामक एक पात्र है, वह कांग्रेस के सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि थे। यानी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने वाले देवीदास नामक पात्र का जिक्र इस उपन्यास में है। वे अपने आप को लाला लाजपत राय जी की परंपरा निभाने वाला समझते थे। जो सत्ताधारी कांग्रेस का नेता है पंडित देवीदास, वह खुद को लाला लाजपत राय के वंश का, या कहे तो वह खुद को लाला लाजपत राय की तरह समझते थे या बताते थे। डॉक्टर राधे बिहारी द्वारा उन्हें कांग्रेस हाई कमांड का सहारा प्राप्त था। यानी जो डॉक्टर राधे बिहारी जो प्रमुख थे कांग्रेस के, तो उनके द्वारा आदेश दिया गया था कि वह कांग्रेस का हाई कमांड का सहारा ले सके। यानी कांग्रेस की जो भी नीतियां है उसके आधार पर वह चल सके या उसका वह ये कर सके। सूद जी कांग्रेस में गद्दी के अधिकार के साथ स्थान पर काम की मांग करने वाले उग्र दल के प्रतिनिधि थे। जो सूद जी है, सूद जी वह एक कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता थे। वह कांग्रेस में गद्दी के अधिकारी के स्थान पर काम की मांग करने वाले
उग्र दल के प्रतिनिधि थे। यानी जो कामगार के द्वारा लड़ने वाले सूद जी नेता थे, और वह कांग्रेस और दोनों के बीच में कामगारों का हक दिलाने के लिए यह प्रयासरत सूद जी रहे हैं। सूद जी को वकील होने के कारण जेल में स्पेशल क्लास की सुविधा दी गई थी, परंतु वे उसे अस्वीकार कर साधारण राजनैतिक कैदियों के साथ रहते थे। यानी वो सूद जी जो थे वह पेशे में वकील थे, इसीलिए वकील भी थे, और वह कामगारों का यानी उग्र यानी जो हिंसा सहज दल और हिंसक दल, ऐसे जो दल थे उसमें उग्र यानी हिंसक दल के प्रतिनिधित्व थे। तो और वो पेशे में वकील थे, तो उनको जब जेल में डाला गया, कैदी बना लिया गया, तो उन्हें एक जेल में ही स्पेशल क्लास की सुविधा दी गई थी, मगर उन्होंने उसको अस्वीकार किया। क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि जो बाकी के जो लोग थे उनको रहने के लिए जेल में एक साधारण सा कमरा था या साधारण सी कोठरी थी जेल में, तो वह उन्होंने सभी राजनेताओं के साथ रहना पसंद किया। यानी यहाँ पर एक समानता जो थी वह सूद जी के अंदर दिखाई पड़ती है। उन्हें कांग्रेसी समाजवादियों का समर्थन प्राप्त था, जेल में पूरी सूद जी के समर्थकों में था। यानी उनको जो भी कांग्रेसी समाजवादियों का समर्थन था, यानी कांग्रेस पार्टी जो थी वह उनका समर्थन था, उनका पाठिंबा था, तो उसको जेल में ही समर्थक मिलता था। पुरी को याद था सूद जी ने उसे जेल का विश्वास पात्र साथी और अपने विचारों का मानकर उसका डॉक्टर राधे बिहारी के यहाँ जाना पसंद नहीं किया था। यानी वहाँ पर जो पुरी भी वो सूद जी के साथी थे, और वहाँ जेल में सबसे विश्वास पात्र बना था पुरी सूद जी का, और तो उनका जो राधे बिहारी के यहाँ जाना उनको पसंद नहीं था। सूद जी को पुरी का जाना राधे बिहारी के यहाँ पसंद नहीं था। राय दी थी कि वह फिर मैदान में आए और अपनी योग्यता से कांग्रेस के वाम पक्ष को सबल बनाए। यानी उन्होंने राय दी थी कि वह फिर से मैदान में उतरे और वह खुद का पक्ष रखे, वाम पक्ष को सबल बनाए, यानी खुद के पक्ष को सबल बनाए। सूद जी ने डॉक्टर की तिगड़म उसे बता दी थी। डॉक्टर जानता था कि जालंधर में सूद जी का प्रभाव था। यानी जो सूद जी का जो प्रभाव था पार्टी का या चुनाव का, वह जालंधर शहर में एक अच्छा खासा था, और वो डॉक्टर अच्छी तरह से जानते थे, और वहाँ सूद जी भी डॉक्टर की कूटनीति को भी जानते थे। वहाँ से वह पंजाब असेंबली के चुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट अपने गुट्टे के साथी रायजादा नौबत राय को दिलाना चाहता था। यानी वहाँ से वह जो था वह डॉक्टर यहाँ से वह चुनाव पंजाबी असेंबली में यानी पंजाब प्रांत में चुनाव लड़ने के लिए अपने साथी रायजाद नौबत राय को वहाँ पंजाब में टिकट दिलाना चाहता था। उसके बदले में सूद जी को सेंट्रल असेंबली का टिकट दे रहा था। यानी वहाँ एक सौदा कर रहा था सूद जी के साथ। यानी सूद जी को एक सेंट्रल असेंबली का यानी केंद्रीय मंत्रालय में एक टिकट दे रहा था, और उसके बदले में सूद जी को पंजाब प्रांत में रायजादा नौबत राय को टिकट वहां दिलाना था। सूद जी ने डॉक्टर की चाल से खिन्न होकर कहा था, इसका पैतरा मैं खूब जानता हूं। यानी जो राजनीतिक चाल है वह डॉक्टर साहब की सूद जी ने पहचान ली थी और कहा था कि इसका पैतरा यानी जो चाल है मैं जानता हूं। सेंट्रल असेंबली के इतने बड़े क्षेत्र में लड़ने के लिए मेरे पास साधन कहाँ है? यह मुझे दिल्ली में दफा करके पंजाब में शक्ति अपने आदमियों के हाथ रखना चाहता है ताकि खिजर से सौदा पटा सके। यानी वह सूद जी को वह उधर सेंटर में दिल्ली में भेजना चाहता है, और वह पंजाब में अपना अधिकार जमाना चाहता था, अपनी पार्टी को वहाँ मजबूत करना चाहता था डॉक्टर, और वह जो खिज्जर से सौदा यानी जो अन्य वहाँ का जो है उससे सौदा कर सके, इसलिए वह ऐसी चाल चल रहा था डॉक्टर सूद जी के साथ।
मैं टिकट लूँगा तो पंजाब असेंबली का सेंटर असेंबली की मेमोरी का प्रभाव जालंधर में क्या होगा। यानी वहाँ जालंधर और पंजाब थोड़े नज़दीक के राज्य है मेरे ख्याल से, इसलिए वहाँ कहते हैं मैं टिकट तो लूँगा ही, मगर वहाँ पंजाब असेंबली का लूँगा, सेंटर का नहीं, क्योंकि वहाँ जालंधर और पंजाब थोड़े नज़दीक नज़दीक है, इसलिए पंजाब और जालंधर का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा, इसलिए वहाँ सुध जी है, वहाँ पंजाब का टिकट लेने के लिए लेने की सोचते हैं। आदमी अपने घर में ही कुछ कर सकता है, दूर जाकर बेकाम हो जाए तो मेमोरी का क्या फ़ायदा। यानी वह कहते हैं सुध जी कि आदमी हमारे यदि घर में रहता है तभी वह कुछ ना कुछ अच्छा कार्य कर सकता है, बाहर जाकर क्या करेगा। मेमोरी यानी जो भी उसके जो मेंबरशिप है उसका फ़ायदा घर में रहकर ही हो सकता है, यानी खुद के स्थान पर ही होकर रह सकता है। पूरी ने अपनी भूल स्वीकार करने के लिए अपनी बीती सुध जी को सुना दी। उसने मार्च के आरंभ में ही उत्पाद और रक्तपात रोकने के लिए लाहौर में कांग्रेस और अकाली लीडरों के भाषणों पर चेतावनी दी थी। यानी सुध जी जो पूरी था वह पूरी भी राजनेताओं में शामिल था। उसने भी जो मार्च के आरंभ यानी मार्च के प्रारंभ महीने में ही जो रक्तपात हो रहा था, जो दंगे हो रहे थे, जो भी कांग्रेस के लीडर या मुस्लिम लीग थे, अन्य जो कुछ भी थे, वहाँ विभाजन के मुद्दे को लेकर लाहौर में जो भी वहाँ एक दूसरे को लड़ाई कर रहे थे, दंगा फसाद हो रही थी, उसको रोकने के लिए पुरी ने भी चेतावनी दी थी कांग्रेस नेताओं को। डॉक्टर कम्युनिस्ट तो है ही, उसे अखबार की नौकरी से ही निकालवा दिया था। यानी वो इतना ही नहीं, पूरी ने डॉक्टर कम्युनिस्ट जो था उसको अखबार की नौकरी करता था, उसको वहाँ से भी निकाल दिया गया था। यह लोग तो चाहते हैं कि इनके पीछे रात को दिन और दिन को रात कहा जाए। यानी वह अन्य जो लोग थे, जो पार्टी के जो लोग थे, वह लोग कांग्रेसी नेता, वह लोग तो चाहते थे कि हम दिन कहे तो वह भी दिन कहे, भले ही रात हो, लेकिन नेता ने कहा है कि यह दिन है तो सभी लोगों ने भी समझना चाहिए कि यह दिन है, इस प्रकार का। सुध जी पूरी की बात पर नींद से बोझल स्वर में हुंकारा भरते जा रहे थे। यानी सुध जी जो थे पूरी की बात सुनते सुनते सो रहे थे और हुंकार भरते हुए वह सो रहे थे। शैन्य शैन्य हुंकारे के बजाय उनकी नाक बजने लगी, उनकी बाहें टांगे सब शिथिल हो गई थी। वे खूब परिश्रम से थके व्यक्ति की नींद में डूब गए थे। यानी दिन भर की जो काम था, दिन भर जो भी मेहनत परिश्रम किए थे, उसके कारण वह सुध जी की यानी पूरी की बातें सुनते सुनते सो गए थे और पूरा शरीर उनका नींद में डूब चुका था। वो शांति की नींद ले रहे थे। पूरे विचारों और परिस्थितियों में सुध जी के साथ एक पथ और उसकी मानवीय सहानुभूति देकर सुध जी के प्रति फिर मुल्तान जेल की आत्मीयता अनुभव कर रहा था। यानी फिर से वह मिला था और वह मुल्तान जेल में पहले मिले थे और उस जेल की आत्मीयता वह यहाँ पर पूरी अनुभव कर रहा है। उसे कुछ समय तक नींद न आ सकी। ढाबे नौकर की स्थिति में थाली उठाकर भोजन पहुँचाने आया था और पंखे के नीचे सो रहा था। वर्षा से शीतल मंद मंद पवन खिड़की से आ रहा था। इस्लामिया कॉलेज के हाथे में छत के नीचे स्थान पा सकने वाले शरणार्थी इस समय क्या कर रहे होंगे। यानी वहाँ सब कुछ पंखा चल रहा था, बारिश हो रही थी तो खिड़की से भी ठंडा हवा आ रही थी और पंखे की हवा भी एकदम अच्छी आ रही थी, सब कुछ अच्छा था। और वहाँ उनके मन में ख्याल आता है जो कि इस्लामिया कॉलेज के हद में या सीमा में जो कि छत के नीचे शरणार्थी है, उनका कैसा हाल होगा, वो क्या किस हाल में वह होंगे, ऐसा इसके मन में पूरी के मन में ख्याल आता है। उसका परिवार जाने कहाँ होगा, किसी दम घोटती कोठरी में, पेड़ों के नीचे या बादलों के नीचे। यानी उसका परिवार कहाँ होगा पूरी का, किसी अच्छे से छत के नीचे होगा या खुले आकाश में होगा या खुले बादलों में। यानी वह खुले आकाश के नीचे, कोई सहारा नहीं, या पेड़ के नीचे होगा, ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। मेरा भाग्य परिवार के भाग्य से भिन्न ही है।
इस समय कर भी क्या सकता हूँ, दिन निकलने पर ही फिर सोचूंगा, अमृतसर में देखना होगा। यानी वह कहता है कि इस समय मैं सोचने के अलावा ही और क्या कर सकता हूँ, दिन निकलने के बाद देखता हूँ, हो सकता है कुछ प्रयास हो, अमृतसर में देखना होगा। यानी अमृतसर जाकर देखना होगा। नैनीताल के होटल में नैनीताल के होटल में पिंगदार पलंग के गद्दे पर कनक के समीप होने की स्मृति मस्तिष्क पर छा गई। फिर उस सुबह तक भयंकर प्रलय का विलय करवटें लेते लेते पूरी को भी नींद आ गई। फिर नैनीताल के होटल में श्रृंगदार पलंग के यानी श्रृंग अच्छा सा पलंग पर गद्दे पर कनक के समीप, यानी वह लेटे लेटे ही करवटें बदलते सोचते सोचते ही ऐसे ही वह सो गया। विश्वनाथ सूद ने लाहौर से वकालत पास की थी। विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक और सार्वजनिक आंदोलनों में उसकी रुचि थी। यानी जो विश्वनाथ सूद ने लाहौर से वकालत पास की थी। जो सूद जी थे वह वकील थे और उन्होंने लाहौर कॉलेज से वकालत यानी लॉयर की जो पदवी थी वह पास की थी। और उन्हें प्रारंभ से ही समाज कार्य में रुचि थी या प्रेम था, समाज कार्य करने में उनको रुचि थी। उन्हें उन्हें न आर्य समाज से विशेष अनुराग था, न सनातन धर्म सभा से। वे मुस्लिम लीग के जलसे के प्रबंध में भी सहायता दे सकते थे। किसी के यहाँ बारात या नगोड़े आरती में सहायता की ज़रूरत हो तो भी पीछे न रहते। मुख्यतः वह कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे। सन 1921 में ही गद्दार का व्रत ले लिया था। सार्वजनिक सेवा और काम उनका स्वभाव था। वकालत पास करके जूनियर के रूप में प्रैक्टिस भी आरंभ कर दी थी। यानी जो विश्वनाथ सूद थे उन्होंने लाहौर से जो वकालत पास की थी यानी लॉयर की जो पदवी थी वहाँ से पास की थी। इतना ही नहीं, वह सर्वधर्म समभाव मानते थे। कांग्रेस नेता थे लेकिन एक अच्छे समाज कार्य करने वाले थे। वह हर किसी को एक मदद करते थे, चाहे वह मुस्लिम हो, सिख हो, कसाई हो या अन्य किसी भी जाति धर्म का हो। वह सभी को भूलकर सभी को मदद करते थे। और 1921 में जब दंगा फसाद हुई थी तब उन्होंने उनमें सामाजिक सेवा में शामिल हुए और वहाँ तब से वकालत का प्रैक्टिस भी जूनियर प्रैक्टिस भी करने लगे थे। 1929 में अंग्रेजी सरकार ने सशस्त्र क्रांति का यत्न करने वाले एक दल पर सशस्त्र विद्रोह के लिए षड्यंत्र और सरकारी अफसरों की हत्या के यत्न के लिए मुकदमे चलाए थे। यानी सन 1929 में जब अंग्रेज के खिलाफ यदि भारतीय उठे थे तो उनके खिलाफ उन्होंने अंग्रेज सरकार ने शस्त्र विद्रोह का मुकदमा चलाया था और उस पर जो भारतीय थे उनको फंसाया था। कांग्रेस की नीति अहिंसात्मक सत्याग्रह और वैधानिक आंदोलन द्वारा ही स्वराज्य की मांग करने की थी। यानी जो कांग्रेस नेता जो थे वो अहिंसात्मक यानी कुछ हिंसा न करे, मारपीट न करे, दंगा फसाद न करे। वह सिर्फ सत्याग्रह सभा यानी गांधी जी के विचारधारा पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी थी। तो वह इस प्रकार से ही आंदोलन की मांग यानी स्वराज्य की यानी स्वतंत्र की मांग कर रहे थे। गांधी जी और कांग्रेस ने सशस्त्र क्रांति के लिए प्रयत्न करने वालों की निंदा की थी, परंतु जनता की सहानुभूति उन क्रांतिकारियों की वीरता और उसके त्याग के प्रति दम्य रूप से उमड़ रही थी। यानी जो वह गांधी जी और वह अन्य जो कांग्रेसी नेता थे उन्होंने एक प्रेममय स्वभाव से या सत्याग्रह करके आंदोलन करके स्वतंत्र मांगा था और उसमें जो वीरता थे, जो अन्य जो क्रांतिकारी थे तो वह वीरता यानी हिंसात्मक दल के थे, तो उनको उन्होंने निंदा की यानी रोकने का प्रयास किया था। देश का आकाश इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा था। सरकार द्वारा चलाए गए मुकदमों में क्रांतिकारियों की सहायता के लिए डिफेंस कमेटियां बनाई गई थी। यानी वहाँ पर
जो नारे लग रहे थे अलग अलग, तो इंकलाब जिंदाबाद के नारों से भी वहाँ का माहौल गूंज उठा था। और वहाँ पर उनकी सहायता के लिए या वहाँ क्रांतिकारियों को दबाने के लिए या उनको रास्ता दिखाने के लिए डिफेंस कमेटी बनाई गई थी। जनता ऐसा शक्ति तन मन धन से सहायता कर रही थी। यानी जनता जो थी स्वराज्य प्राप्त करने के लिए, यानी स्वतंत्र भारत के लिए या स्वतंत्र होने के लिए सभी जनता वहाँ पर तन मन धन से, यानी तन मन धन एक जगह पर रखकर पूरी एकाग्रता के साथ सहायता कर रही थी। वह वृद्ध प्रसिद्ध कांग्रेसी लाला रामलाल जी वकील उस समय वकालत छोड़ चुके थे, परंतु क्रांतिकारियों की पैरवी के लिए वे फिर लाहौर आ गए थे। यानी जो वह वृद्ध वकील थे लाला रामलाल जी, इन्होंने वकालत छोड़ दी थी, मगर क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए वह फिर से वकालत में ज्वाइन हुए थे। और वह लाहौर शहर में फिर से जो क्रांतिकारों की पैरवी, यानी क्रांतिकारों के पक्ष में लड़ने के लिए या केस लड़ने के लिए वह फिर से आ गए थे लाहौर में। कुछ नौजवान वकील भी उसकी सहायता के लिए जुट गए थे। यानी वह लाला रामलाल जी थोड़े वृद्ध थे, तो कुछ नौजवान यानी कुछ नए नए ज्वाइन हुए, और जो तरुण वकील थे वह भी उनकी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए जुट गए थे। विश्वनाथ सूद कैसे पीछे रह जाते, वे भी इस मुकदमे में सहायता देने के लिए लाहौर चले गए। यानी जो विश्वनाथ जो सूद जी है वह भी पीछे नहीं थे, वह भी मुकदमा में जो मुकदमे चल रहे थे क्रांतिकारियों के खिलाफ, उनको सहायता करने के लिए वह भी लाहौर में चले गए थे। पत्रों में उनकी कार्य तत्परता की चर्चा भी खूब हुई थी। उस अवसर पर सूद जी राजनीतिक क्षेत्र में गहरे उतर गए थे। यानी उस समय में उनकी पत्र में, यानी जो पत्रिकाएं निकलती थी उसमें, समाचार पत्र या ऐसे कुछ भी, उसमें उनकी चर्चा बहुत सुनी थी। और वह उस पर अवसर मिलने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में उतरे गए थे तब, यानी राजनीति में वह उतर गए थे। सन 1931 में 31 से 1934 तक कांग्रेस के संकट काल में ऐसा कोई कांग्रेस आंदोलन नहीं था जिसमें सूद जी ने अपने जिले या ओआबे में नेतृत्व न किया हो और जिसमें वे जेल न गए हो। यानी 1931 से 1934 यानी लगभग 4 वर्ष उन्होंने लड़ी, और तब तक वहाँ जेल में भी बहुत बार जा चुके थे। सूद जी के प्रति जनता जितनी भक्त थी, उसका परिवार उससे उतना ही विरक्त था। यानी वह सूद जी पर जनता प्रेम करती थी, मगर परिवार उन पर प्रेम नहीं करता था। परिवार को उनका कार्य अच्छा नहीं लगता था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति चिंताजनक नहीं थी। पिता द्वारा आरंभ की हुई सराफे की छोटी सी दुकान थी। यानी उनका परिवार आर्थिक संपन्न था, आर्थिक स्थिति अच्छी खासी थी। उनके पिता का शराफे का यानी सोना चांदी का व्यापार था, दुकान थी। बड़े भाई ने मैट्रिक भी पास नहीं किया था, वे पिता के साथ शराफे की दुकान चला रहे थे। यानी उनका जो बड़ा भाई था सूद जी का, वह अपने पिता के पास मैट्रिक भी पास यानी 10वीं भी पास नहीं की थी, तो वह दुकान पर अपने पिता के साथ जाते थे। आटे की चक्की लगा ली और एक लोहे की दुकान भी कर ली थी। रहने के छोटे मकान के अतिरिक्त 2 और मकान भी शहर में परिवार के हो गए थे। यानी उनके घर में उनके जो बड़े भाई थे, उन्होंने चक्की भी लगा रही थी जो कि आटा पीसने की, और लोहे की दुकान भी। और इतना ही नहीं, शहर में भी 2 मकान परिवार के लिए बनवाए थे। सार्वजनिक सेवा का व्रत लिए सूद जी वकील और नेता बन जाने पर भी घर के लिए बोझ ही थे। यानी जो सूद जी मान ही नहीं रहे थे, और वह विश्वनाथ सूद जी थे, वह मान ही रहे थे, वह वकालत नहीं छोड़ना चाहते थे और समाज की सेवा करना चाहते थे। इसी बात से घर का परिवार और इनका कुछ मेल जोल नहीं हो रहा था। सूद जी के वकालत पास कर लेने पर उसने उनके विवाह के लिए कई अच्छे घरानों से संदेश आने लगे। यानी सूद जी वकालत पास किया और वकील बन गए, लॉ पास किया और फिर लॉयर बन गए, तब उनके शादी के लिए या विवाह के लिए अच्छे घरानों से रिश्ते आने लगे थे।
परिवार को इन संबंधों से अच्छा दहेज मिलने की आशा थी, परंतु जनसेवा का जोग रमाए सूद जी विवाह के लिए तैयार न हुए। यानी सूद जी जो थे वह परिवार वालों को लगता था कि अच्छा खासा दहेज मिलेगा, लेकिन सूद जी जो थे वह समाज कार्य में लगे थे, इसलिए वह विवाह करने से इनकार कर रहे थे। पिता की मृत्यु हो जाने पर भाइयों ने बंटवारा कर लेना उचित समझा। सूद जी के भाग में केवल आटे की पुरानी चक्की ही आई। यानी वह सूद जी के पिता की मृत्यु हो गई और भाइयों ने उनके जो भाई थे उन्होंने बंटवारा करना ही अच्छा समझा, और फिर इनकी कमाई तो कुछ भी नहीं थी, तो वह सब कुछ बांट लेने के बाद सूद जी को सिर्फ और सिर्फ वह आटा पीसने की जो चक्की थी वह चक्की ही इनके हिस्सों में आई थी। सूद जी ने वकील होकर भी इस पर कोई आपत्ति न की। यानी सूद जी ने कोई आपत्ति उठाई नहीं या कोई दिक्कत उठाई नहीं, जो भी मिला है उसको स्वीकार किया। चक्की वे स्वयं क्या चलाते, किराए पर दे दी थी। विवाह के लिए विचार का उन्हें अवकाश ही न था। यानी सूद जी ने चक्की स्वयं चलाकर किसी को चलाने के लिए किराए से दी थी, और विवाह के बारे में यानी खुद के जीवन के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय ही नहीं मिला था। लोग उन्हें श्रद्धा से फकीर वकील पुकारते थे। सूद जी की निस्वार्थ सेवा और उनके प्रभाव का ही परिणाम था कि सन 1946 में जब पंजाब में कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेज सरकार का प्रबल आतंक था, जालंधर क्षेत्र से चुनाव में पंजाब असेंबली में हिंदू और मुसलमान दोनों ही स्थान कांग्रेस को मिल गए थे। यानी उस समय में उन्हें लोग फकीर वकील यानी वह उनके पास कुछ भी नहीं, ऐसा वकील कह के पुकारते थे, और सूद जी निस्वार्थ सेवा करते थे। और उसका परिणाम यह हुआ कि 1946 में पंजाब प्रांत में कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेज सरकार का आतंक उठा, और तब जालंधर क्षेत्र से चुनाव में पंजाब असेंबली में हिंदू और मुसलमान, तब वहाँ जालंधर में यानी पंजाब में कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेज सरकार प्रबल आतंक मचा रही थी, तब जालंधर में पंजाब असेंबली को स्थान मिला, यानी पंजाब प्रांत को स्थान मिला, और मुसलमान और कांग्रेस दोनों मिल गए थे। यानी वह सूद जी की वजह से हिंदू क्षेत्र से स्वयं सूद जी ही निर्वाचित हुए थे, और मुसलमान क्षेत्र से भी उनकी सहायता से कांग्रेस का उम्मीदवार, यानी वहाँ हिंदू क्षेत्र से यानी हिंदू धर्म से जो भी हिंदू भाग था उनसे वहाँ खुद सूद जी निर्वाचित हुए थे, यानी वहाँ चुनाव से आए थे। और मुस्लिम क्षेत्र से ही उन्हीं के सहायता से यानी सूद जी के सहायता से कांग्रेस का ही उम्मीदवार आया था, चुनाव जीतकर आया था। असेंबली की मेमोरी पाकर सूद जी का प्रभाव और भी ठोस बन गया था। यानी असेंबली में वह चुनाव में यानी सभा में जो लोकसभा राज्यसभा होती है उसमें वह चुनाव जीतकर आए और मेमोरी मिल गई, यानी वहाँ पर उनको मेंबरशिप मिल गई थी। तो फिर उनकी जो रुबाब था, उनका जो प्रभाव था और भी अच्छा बना। उन्हें लगभग 300 रुपया मासिक भत्ता मिलने लगा था। तब उस ज़माने में 300 रुपये उनको पेमेंट मिला था, यानी वह मेंबरशिप मिलने से या सांसद बनने से या सांसद मिलने से। आमदनी बढ़ जाने से सूद जी के रहन सहन में इतना ही परिवर्तन हुआ था कि उन्होंने मंडी बाज़ार में एक अच्छा बड़ा कमरा रसोई की जगह के साथ ले लिया। यानी वहाँ अभी 300 रुपये उनकी जब तनख्वाह थी, तब उन्होंने खुद के लिए एक मंडी बाज़ार में एक अच्छा सा बड़ा कमरा रसोई के साथ लिया था, जहाँ लोग उनसे सुविधा से मिला सकते थे, यानी लोग वहाँ मिल सकते थे। टेलीफोन भी लगवा लिया, यानी वहाँ टेलीफोन भी था। भोजन तंदूर के बजाय नौकर रखकर घर पर ही बनवाने लगे थे, यानी वहाँ पर किसी बाहर ढाबे से या होटल से न खाना मंगवा कर खुद ही नौकर रखवा कर घर पर ही वह खाना बनवा रहे थे। गद्दर के कपड़ों के जोड़े कुछ अधिक बनवा लिए थे, यानी गद्दर यानी जो खादी के जो जोड़े हैं देशी यानी विदेशी नहीं, जो देशी वह अधिक बनवा लिए थे। घर पर स्वयं कपड़े धोना
छांट दिखा दिया था। अवसर पड़ने पर 20-25 रुपए से लोगों की सहायता भी कर लेते थे। यानी वहाँ घर पर ही कपड़े धोते थे, घर पर ही खुद का काम वहाँ खुद ही करते थे, नौकर चाकर न थे। और वहाँ समय आने पर किसी और को भी मदद करते थे 20-25 रुपए से, या जो भी हो वह मदद करते थे। पोशाक वही खद्दर का कुर्ता और पायजामा या धोती, सवारी में वही पुरानी साइकिल। यानी उनका पोशाक वही खद्दर, यानी वह खादी का कुर्ता और पायजामा और धोती थी, और सवारी उनकी साइकिल थी। विभाजन के समय की विकट स्थिति को जालंधर में कांग्रेसी की ओर से सूद जी संभाल रहे थे। यानी विभाजन जब हो रहा था भारत पाकिस्तान का, तब वह जालंधर में कांग्रेस पक्ष से होकर संभाल रहे थे। शरणार्थियों के लिए कैंपों की और राशन बांटने की व्यवस्था का बोझ उन्हीं पर था। यानी जो पाकिस्तान से हिंदुओं को निकाला दिया गया था और वो भारत आ रहे थे और वो भारत में शरण ले रहे थे, स्थायिक हो रहे थे, तब उनके कैंपों की व्यवस्था के लिए, रहने के लिए, उनके यहाँ राशन बांटने के लिए सब कुछ इन्हीं के सूद जी के यहाँ पर था, हाथ में ही था। सरकारी अफसर प्राय सभी बातों में उनसे परामर्श ले रहे थे। यानी सरकारी जो अफसर थे वह इनसे पूछताछ कर रहे थे या परामर्श कर रहे थे। पूर्वी पंजाब में नया मंत्रिमंडल बनवाने का प्रश्न था। यानी इसी समय में जो पूर्व पंजाब था उसमें नया मंत्रिमंडल बनवाने का भी प्रश्न था। इस समस्या में अनेक प्रभावों का समन्वय आवश्यक था। कांग्रेस के पुराने प्रतिष्ठित नेताओं की स्थिति और अधिकार, कर्मकांड के सुझाव, अस्थायी कांग्रेस के प्रभाव। सूद जी इस विषय में बहुत चिंतित और चौकस रहते। यानी उसी समय में कांग्रेस में नया मंत्रिमंडल बनवाने का और वहाँ देश की वह विभाजन की स्थिति, इससे वह काफ़ी चिंतित रहते थे। हाई कमांड ने 15 अगस्त से पूर्व ही पंजाब की शासन व्यवस्था कायम करने का काम डॉक्टर साहब और एक सिख मेंबर को सौंप दिया था। यानी वह हाई कमांड, यानी उनके जो उच्च हाई कमांड, यानी शासन से इनको आदेश मिला था कि पंजाब को डॉक्टर साहब और वो अन्य जो सिख मेंबर है उनको सौंप दिया था। यह निश्चय था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब ही होंगे। यानी उस समय में निश्चय यह था, यानी मुख्यमंत्री बनने लायक वहाँ डॉक्टर साहब ही थे। सूद जी स्वयं डॉक्टर साहब के सम्मुख कोई प्रस्ताव नहीं रखना चाहते थे, परंतु कांग्रेस के क्षेत्र में और असेंबली के मेंबरों में भी सूद जी का दल सिद्धांत और व्यावहारिक नीति दोनों के ही आधार पर मजबूत था। यानी वहाँ खुद डॉक्टर साहब को कहना नहीं चाहते थे कि ऐसा बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन जो कांग्रेस पक्ष था, कांग्रेस पार्टी थी या कांग्रेस दल था, संगठना थी, वह अपने अपने विचारों पर मजबूत थी। उनकी अपेक्षा उनका कठिन था। इस संघर्ष में सूद जी कभी दिन भर और रात भर भी घर से बाहर घूमते रहते। यानी इन्हीं ख्यालों से, इन्हीं विचार से सूद जी दिन भर रात भर काम काज में परिश्रम करते हुए घर से बाहर ही रहते थे। जयदेव पुरी की नींद टूटी तो सूद जी नहा चुके थे। वे तख्त पर बैठे कपड़े बदल रहे थे। यानी सुबह का माहौल है और जयदेव जब सोकर नींद से उठा तो वह सूद जी नहा चुके थे। यानी उनका नहाना हो चुका था, स्नान किया था और वह कपड़े बदल रहे थे। पुरी को जाग गया देख सूद जी ने कहा, तुम्हें जल्दी क्या है? कई दिनों की थकावट और नींद होगी, चाहो तो अभी और सो लो। यानी सूद जी पुरी को कहते हैं कि तुम्हें जल्दी जगने की क्या आवश्यकता है, तुम थक गए होंगे, तुम अच्छी तरह से नींद लो, कहकर वह तुम और सो जाओ, ऐसा कहते हैं। पूरी उठकर बिस्तर समेटने लगा। यानी पूरी उठकर आपका खुद का जो बिस्तर है वह सिमटने लगा, वह निकालने लगा। सूद जी के नौकर सुदामा ने सूद जी के लिए बाजार से एक कागज के टुकड़े पर 2 नमकीन मिठाइयाँ और गिलास में लस्सी लाकर टीपाई पर रख दी। यानी उसका सूद जी का जो नौकर था सुदामा, उसने बाजार से कुछ मिठाइयाँ और एक गिलास लस्सी लाकर टीपाई पर रखी थी। सुदामा का चेहरा पिछले दिन के बुखार के कारण
पीला दिखाई दे रहा था। हाथ खाली होने पर उसने पूरी को नमस्ते कर दी। यानी वहाँ पर जो रखा है और वहाँ ढाबे पर जो था बुखार के कारण छोड़कर गया हुआ नौकर, यही था सुदामा। वह सुदामा रखता है और रखने के बाद पूरी को नमस्ते करता है। सूद जी ने सुदामा को संबोधन किया, यह हमारे भाई है, यह नहा धो ले तो इनके लिए तो जो नाश्ता कहे ला लेना। यानी सूद जी कहते हैं यह मेरे भाई है, यह इनका नहाना हो स्नान हो सब कुछ हो जाने के बाद इनके लिए नाश्ता लाना, ये जो कहे वह। क्या नाम? लस्सी कहे तो लस्सी, चाय पीना चाहे तो चाय बना देना, हमें लौटने में देर हो जाए तो इन्हें जब कहे खिला देना, जो कहे बना लेना देना, समझ लिया। यानी वह नौकर से कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं, इनकी तुम देखभाल करना, यह जो मांगेंगे उनको दिलाना, चाय मांगी तो चाय, लस्सी मांगी तो लस्सी, यह सब कुछ दिला देना, ऐसा वह कहते हैं। और पढ़ाते पढ़ाते यह इस पर हाथ ये हो गया और न जाने वह जब जो पेज पढ़ा रहा था वह भी कहाँ चला गया। अभी अभी मिला वह पेज। हम लगभग यहाँ पर थे, नहीं यह भी हो चुका था, इस पेज में थे। यहाँ पर थे तो वहाँ कारण पिला देना ऐसा वह कहते हैं। हाथ खाली होने पर फिर यहाँ पर पिला देना लस्सी, समझ लिया, ऐसा वह सूद जी नौकर को सुदामा को कहते हैं। सूद जी मट्टी का टुकड़ा मुंह में लेकर पूरी से बोले, शेव का सामान सामने अलमारी में है, तुम्हारे लिए कुर्ता पाजामा यहाँ रखा है, क्या नाम? पतलून तो हमें गरीबों के पास कहाँ है। यानी वहाँ कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने कपड़े अलमारी से निकाल कर रखे हैं और पतलून तो हमारे पास तो नहीं है, हम जैसे गरीबों के पास, ऐसा वह कहते। तुम्हें ठीक तो आ ही जाएगा, तुम कौन बड़े पहलवान हो। यानी वह कहते हैं सूद जी पूरी को, तुम्हें यह कपड़े ठीक ही आएंगे, तुम कौन से मोटे पहलवान हो। यानी कहने का मतलब सूद जी जो है वह दुबले पतले हैं, तुम्हारे मैले कपड़े सुदामा धोबी से धुलवा देगा। यानी वह तुम्हारे जो कपड़े हैं वह सुदामा धोबी धुलवा देगा। अवसर से सूद जी का कद पूरी के बराबर जरा 21 ही था, बदन जरूर दोहरा नहीं तो डेढ़ा था। यानी वह दिखने में और बदन में एकदम वह पूरी और सूद जी बराबर ही थे। सूद जी नाश्ता मुंह में भरे बोलते गए, हाँ तो आप क्या इरादा है। यानी सूद जी नाश्ता करते करते बोल रहे थे कि और क्या इरादा है पूरी को अपने लोगों का पता लगाना। जो वह कहते हैं कि जो पूरी है वह कहते हैं कि अपने लोगों का पता लगाना यह मेरा इरादा है। सूद जी ने मुंह का ग्रास समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना ही पूरी को टोक दिया। यानी सूद जी नाश्ता करते करते ही पूरी को टोक देते हैं, ऐसे कैसे पता लोगे, यो क्या नाम चांस से सड़क पर दिखाई दे जाए तो वह चांस की बात है। यानी वह कहते हैं कि ऐसे कैसे पता लग सकता है तुम्हारे परिवार का, ऐसे कहीं सड़क पर दिखे तो आवाज़ दे सकते हैं, ऐसा वह कहते हैं। क्या नाम? तुम एक कागज़ पर पूरा नाम धाम अपने पिता और ताऊ का लिखा दो। वह कहते हैं कि एक कागज़ पर तुम अपने ताऊ यानी दादा का और पिता का पूरा नाम लिख दो। मैं कोतवाली में सरबन सिंह को फ़ोन कर देता हूँ। यानी वह कहते हैं कि मैं कोतवाली में यानी पुलिस के यहाँ सरबन सिंह को फ़ोन कर देता हूँ, सब कैंपों की लिस्ट दिखलाकर पता ले देगा। यानी वह कहते हैं कि कैंपों में जो भी लोग हैं उनके नामों की लिस्ट वह दिखा देगा। सूद जी ने वर्षा से भीगे आंगन की ओर संकेत किया, पानी में व्यर्थ परेशान होने से क्या फ़ायदा, बीमारों का सा चेहरा हो रहा है, आज धैर्य से विश्राम करो। यानी वह वर्षा के कारण यानी रात को जब बारिश हुई थी तो वह आंगन पूरी तरह भीग चुका था पानी से, और वह कहते हैं कि पानी में व्यर्थ परेशान होकर भीगने से क्या फ़ायदा है, बीमारों के जैसा चेहरा भीगने से हो जाता है, आज धैर्य से विश्राम करो, ऐसा वह
कहता है, मैं अमृतसर जाकर पता लेना चाहता हूँ। वह पुरी जो है वह कहते हैं कि मैं अमृतसर जाकर पता लेना चाहता हूँ। नीचे बाजार से मोटर का हॉर्न सुनाई दे गया। अरे आ गया, सूद जी के मुख से निकला। यानी वह नीचे हॉर्न से आवाज़ आई मोटर की और वह कहते हैं कि आ गया, यानी वह सूद जी कहते हैं कि आ गया। खिड़की से झांककर उन्होंने हाथ उठाकर ठहर जाने का संकेत कर दिया और लस्सी का गिलास उठाकर घूंट भरने से पहले ही पूरी से बोले, वह भी हो जाएगा, कल परसों में कोई न कोई गाड़ी अमृतसर जाएगी। यानी वह कहते हैं कि लस्सी का घूंट पीते पीते वह मोटर को हाथ दिखाकर रोकते हैं और कहते हैं कि पूरी को कि वहाँ भी तुम्हारा अमृतसर जाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा, कल परसों कोई एक आध गाड़ी वहाँ अमृतसर जाएगी, उसमें चले जाना और लौट भी आना। वह कहते हैं कि अमृतसर तुम जाना चाहते हो तो जाओ भी और वहाँ से तुम लौट भी आओ। सवारी मिलने में परेशानी होगी, ट्रेन से आना जाना तो संभव नहीं है। वह कहते हैं कि सवारी मिलने से परेशानी होगी तो तुम ट्रेन से आना जाना भी संभव नहीं, क्योंकि भीड़ है। 2 दिन बाद पुरी को अमृतसर जाते एक स्टेशन वैंगन में जगह मिली। यानी वह अमृतसर जा रहे थे तो उनको वैंगन नामक स्टेशन से जगह मिल गई। गाड़ी सरकारी काम से अमृतसर जा रही थी। गाड़ी पर अशोक चक्र की छाप का राष्ट्रीय तिरंगा फहरा रहा था। यानी वहाँ पर गाड़ी जो थी वह गाड़ी अमृतसर जा रही थी किसी काम के लिए और उस गाड़ी पर अशोक चक्र की छाप राष्ट्रीय तिरंगा फहरा रहा था, यानी तिरंगे का निशान उस पर फहरा रहा था, तिरंगा लगा हुआ था। गाड़ी में दो सशस्त्र पुलिस के आदमी थे। गाड़ी में जो पुलिस भी थे, 2 खद्दरधारी सज्जन भी सिविल गार्ड्स के अधिकारी से आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल लिए हुए थे। यानी वहाँ पर जो अन्य किसी राजनेता सज्जन यानी किसी अन्य वहाँ पर लोग थे और उनके रक्षा के लिए जो पुलिस के हाथों में पिस्तौल भी थी। जीटी रोड पर यातायात की बहुत भीड़ थी। तो जीटी नामक जो रोड है उस पर यातायात में यानी आने जाने में बहुत भीड़ थी। अमृतसर की ओर से अनावरत शरणार्थियों से भरी बसें, शरणार्थियों से भरे ट्रक चले आ रहे थे। यानी अमृतसर से शरणार्थियों के यानी जो भी निकाल दिए गए हैं उनके ट्रक गाड़ियाँ भर भर के आ रही थी। लाहौर की ओर पुलिस ने सुरक्षित बसें और अत्यंत दयनीय अवस्था में अपनी कठरी मुठरी लादे मुसलमानों के पैदल काफिले जा रहे थे। यानी लाहौर की तरफ से पाकिस्तान की लाहौर की ओर यानी हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ लाहौर की ओर जो मुसलमान थे वह पैदल ही जा रहे थे। गाड़ी के लिए साधारण चाल से चल सकना संभव ही न था। यानी गाड़ी साधारण चले संभव ही न था। सड़क के दोनों ओर टूटी हुई गाड़ियाँ, टूटे हुए बक्से, टूटे हुए टांगे, टम लाशों के ढेर या 1-2 लाशें और मनुष्य शरीर के चित्र भिन्न अंग प्रत्येक कुछ कदम पर दिखाई दे जाते थे। यानी वह दंगा फसाद हुए थे तो वह सड़क के किनारे वह गाड़ियाँ है, रिक्शे है, जो भी टांगे हैं वह टूटे हैं, पड़े हैं, बक्से हैं। इतने ही नहीं, न जाने कितनी लाशें पड़े हैं कि लाशें पड़े हैं, मुर्दे सड़क के किनारे पर पड़े हैं। सड़क पर मोटरों और बसों के कारण पैदल चल सकने वालों के लिए जगह नहीं थी, इसलिए पैदल काफिले सड़क के नीचे कच्ची धरती पर चल रहे थे। यानी सड़क पर जो मोटारों टांगे वो दंगा फसाद के कारण बहुत कुछ सामान वह भीड़ थी, इसलिए वह जो भी पैदल चल रहे थे उनके लिए रास्ते से जाना, सड़क पर से जाना संभव नहीं था, तो वह सड़क के किनारे से या नीचे से चल रहे थे। काफिलों के बहुत धीमे चलने पर भी उनके कदमों से बहुत धूल उठ रही थी। काफिले में कुछ लोग अपने पीछे पीछे चर्म से ढके कंकाल मात्र रह गए थे। गर्दन लकाए पशुओं को भी खींचे ले जा रहे थे। यानी वहाँ पर जो काफिले थे, लोग पैदल चल रहे थे, वह धीरे चल रहे थे, फिर भी उनके पैरों से धूल उड़ रही थी। और इतना ही नहीं, उनमें से ऐसे जो लोग थे वह
उनके उन उनके पास सिर्फ एक शरीर का ढांचा था, उनकी सांसें चल रही थी, वह सिर्फ एक जीवित पशु की तरह ही चल रहे थे। और कुछ कुछ के पास कुछ प्राणी भी थे और वह प्राणी भी ले जा रहे थे। पुरी ने देखते देखते सड़क किनारे के खेतों से एक जाट काफिले में घुस आया। यानी वह जो पुरी देख रहा है और देखते देखते जो काफिला पैदल चल रहा है, जो जाट है, जाट नामक कोई जाति है, उसके वह एक उस काफिले में घुस गया। उसने भूख से सवारी के अयोग्य हो गई घोड़ी को लगाम से पकड़ कर खींचे लिए जाते आदमी के हाथ से लगाम ले ली और घोड़ी को काफिले से बाहर खेत में खींच ले गया। यानी जो जाट है, वह जाट काफिले में घुस गया और एक घोड़ी पर जा रही थी, उस धकेल दिया और उस घोड़ी को खींचकर खेत की तरफ ले गया। काफिले के हजारों आदमियों से किसी ने विरोध नहीं किया, कोई बोला नहीं, न किसी ने हाथ हिलाया। न्याय, अधिकार और औचित्य का कोई प्रश्न नहीं था। तो वह जाट उस घोड़ी को ले गया, तब वह किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने न्याय न किया, कोई किसी ने प्रश्न नहीं किया। केवल बल का प्रश्न था। यानी बल, यहाँ तो किसी के पास साहस ही नहीं था, क्योंकि जीने का ही प्रश्न उनके पास में सबसे बड़ा था। क्योंकि वहाँ भारत से मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा गया और पाकिस्तान से हिंदुओं को भारत भेजा गया। तो जीते तो खुद को बचाना, यही सबसे बड़ा प्रश्न था। इसीलिए वहाँ किसी ने विरोध नहीं किया। पुरी का शरीर सिहर उठा। ये काफिला मुसलमानों का था, मुसलमानों का, जिनके भय से उसी सड़क पर पश्चिम से सैकड़ों ट्रकों में लाखों हिंदू भागे चले आ रहे थे। यानी वह जो काफिला था मुसलमानों का था, यह पूरी देख रहा है। और उनके जो है वह सैकड़ों ट्रकों में, यानी पाकिस्तान से सैकड़ों ट्रक यहाँ पर आ रहे हिंदुओं के। पिछले दो दिनों में पुरी के इधर उधर घूमने पर 3-4 पुराने परिचित मिल गए थे। यानी पुरी जो है यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, घूम रहा था, तो एक 3-4 लोग इनके परिचय से मिले थे पुरी के। मुसलमान कैंप जेल का साथी पिंडदादन खा का मेहरचंद उसे देखकर कुछ भी न बोल सका। यानी जो मुसलमान जो जेल का साथी जो था, इसके पहचान का था, वह इसको कुछ न बोल सका। मेहरचंद के घर की सब संपत्ति और सब स्त्रियां भी छीन ली गई थी। यानी जो मेहरचंद है, वहाँ जो अन्य लोगों ने उनकी जो भी संपत्ति है, स्त्रियां है, जो भी वह उनकी छीन ली गई थी औरों ने। मुल्तान जेल के दूसरे साथी सांगला के टेक सिंह ने अपने परिवार और मोहल्ले पर हुए अत्याचार सुनाए तो पुरी का खून खोल उठा। यानी जो जेल का जो उनका दूसरा और साथी था, वह मुल्तान जेल में साथी सांगला नामक टेक सिंह नामक जो साथी था, वह उन्होंने अपने परिवार के साथ जो भी अन्याय अत्याचार हुआ वह सूद जी को सुनाया। तो वह सुनने के बाद पुरी को गुस्सा आता है। उसका इंटर का सहपाठी कमालिया का हुकूमत राय जो सुनाता था, उस पर विश्वास ही न होता। रूढ़ सिंह की आंखें बिल्कुल लाल थी। यानी जो उनका सहपाठी था, जो स्कूल से सहपाठी कमालिया नामक था, वह कुछ कह रहा था, तो उनकी बातों पर इन्हें विश्वास न था, लेकिन उनकी आंखें लाल थी। वह पश्चिम लौट जाने की जिद बांधे था। वह पश्चिम की ओर जाने के लिए, यानी अंग्रेज की यहाँ इंग्लैंड की तरफ जाने के लिए वह जिद बनाए रखा था। वह बदले में 10 को मारकर मर जाना चाहता था। जो पुरी का जो सहपाठी साथी है, वह कहता है कि मैं 10 अंग्रेज को मारकर मरूंगा। यानी वह उसके अंदर प्रतिकार की तीव्र शक्ति थी, उसे कुछ नहीं चाहिए था। आप पूरी सड़क के दोनों और लाशों के ढेर, मुस्लिम स्त्रियों की नंगी अपमानित लाशें, मुसलमानों के कटे हुए अंग देख रहा था। यानी उस सड़क के किनारे जो भी मार फसाद हुई थी, उसमें न जाने कितने लोग, कितनी स्त्री पुरुष मर गए थे। उनकी लाशें सड़क के चारों ओर, दोनों ओर दिख रही थी। उसने अपनी आंखों जीवित मुसलमानों का मनुष्यत्व भी समाप्त हो गया देखा।
यानी जो जीवित थे वह उनका मनुष्यत्व समाप्त होने को दिया। वे मुसलमान जो उसी भूमि के स्वाभाविक निवासी थे, धरती पर एक लकीर बना दी गई थी, यानी वह उसी के थे, उसी इस पर थे, लेकिन आपने जो आसपास के मृत हो चुके थे उनको भी वह बचा नहीं पाए या कुछ कर नहीं पाए थे, और वह ज़मीन पर एक लकीर खींच दी गई थी। लकीर के दूसरी तरफ वही अवस्था हिंदुओं की थी, यानी एक तरफ वो मुसलमानों की जिस प्रकार की अवस्था थी उसी प्रकार लकीर की दूसरी ओर हिंदुओं को भी वही उसी प्रकार अवस्था थी। वही मुर्दे पड़े हैं, वही लाशें बिछे हैं, उसी प्रकार दोनों तरफ दंगा फसाद हो रहा था। हिंदू और मुसलमान जो वंश परंपरा से एक जाति थे, पूरी सोचकर सिंहर उठता था। यानी वह कहीं एक ही परिवार के थे, एक ही वंश के थे, लेकिन आप एक दूसरे पर वह सिंहर उठते थे या मारपीट करने के लिए उत्साहित हो जाते थे। जैसी अवस्था वह अपने सामने हजारों लाखों की देख रहा था, उसके परिवार की भी होती। यानी वह अन्य लोगों की पूरी अवस्था देख रहा था कि उसको लगता है कि मेरे ही परिवार के साथ ऐसा ही हुआ होगा या हो रहा होगा, इन सामान्य लोगों की तरह मेरे परिवार का भी हाल हुआ होगा। स्टेशन बैंगन जालंधर से प्राप्त 6 बजे चलकर 7 घंटे में 7 मील का अंतर पूरा करके 1 बजे अमृतसर पहुंच पाया। स्टेशन बैंगन जालंधर से वह 6 बजे उतरकर फिर 7 मील वह पैदल चलकर फिर अमृतसर वहाँ गया। मार्ग में व्यास का पुल पार करने के लिए दोनों ओर से आती भीड़ के कारण 1 घंटे से अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यानी जो सामने जो पुल है व्यास नदी का, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि आजकल सूक्ष्म प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि झूठा सच उपन्यास में किस नदी का जिक्र आया है, तो उसमें व्यास नदी पर जो पुल है, यानी भीड़ थी तो उसके कारण व्यास नदी का जो पुल है वह पुल पार करने के लिए पूरी को एक घंटे का समय लगा था। अमृतसर जालंधर की अपेक्षा बहुत बड़ा नगर था, यानी अमृतसर जो था वह जालंधर से बड़ा था। शरणार्थी सब और अपार टिड्डी दल की तरह छाए हुए थे, यानी जो शरणार्थी थे पाकिस्तान से भारत की ओर आए हुए हिंदू थे, वह चारों ओर फैले हुए थे। किसी भी सड़क बाजार में से कंधे भिड़ाए बिना बचकर निकलना जाना संभव नहीं था, यानी कहीं पर भी जाओ भीड़ ही भीड़ थी कि धक्के मार के हुए ही जाना पड़ता था। पुरी ने सबसे पहले बड़े डाक खाने में जाकर फिरोजपुर से काली के पुत्र के विषय में पता लिया। यानी जो पुरी है पुरी ने सबसे प्रथम डाक खाने गया और डाक खाने जाकर फिरोजपुर के काली के पुत्र है उनके विषय में पता लिया। डाक खाने में लिखकर दे दिया कि उसके नाम आए पत्र जालंधर में सूद जी की फार्मत भेज दिए जाए। यानी वहाँ पर डाक खाने पर जाने के बाद उनके नाम पर जितने भी पत्र या चिट्ठी आई है वहाँ सूद जी के द्वारा मार्फत भेज दिया जाए, यानी सूद जी के यहाँ भेज दिया जाए, ऐसा उनको कहा। रात के 10 बजे तभी सभी कैंपों, खालसा कॉलेज, लोहगढ़ दुर्गियाना, दरबार साहब, सभी स्कूलों और मिलों के समीप बना दिए गए ढेरों में घूमकर पता लिया, कहीं कुछ पता नहीं चला। यानी वहाँ पर कैंप जो थे, किसी खालसा, किसी कॉलेज, किसी लोहगढ़ या स्कूल, दरबार, जो भी जहाँ जगह मिलती है वहाँ कैंप लगाए थे। उन्होंने सभी तरफ देखा लेकिन उनका परिवार का कुछ पता न चला। रात 11 बजे स्टेशन बैंगन फिर जालंधर की ओर लौटा। यानी वह रात 11 बजे फिर स्टेशन बैंगन की वो स्टेशन बैंगन की फिर जालंधर की ओर लौटा। सड़क अपेक्षाकृत साफ मिली। पूरी रात को बजे जालंधर पहुंच गया, यानी पूरी रात चल कर वह जालंधर पहुंच गया। पूरी ने दूसरे दिन सूद जी की सहायता पर अनुचित बोझ डालने के संकोच में संकेत किया। यदि अम्बाला, लुधियाना आदि में जाने का ऐसा अवसर बन सके तो वहाँ भी परिवार को खोज आए। यानी वहाँ कहते हैं कि पूरी सूद जी को कि अमृतसर में तो नहीं है लेकिन जालंधर
अम्बाला या लुधियाना में जाने का यदि अमृतसर जैसे जाने का प्रबंध हुआ था, वैसा लुधियाना या अम्बाला जाने का प्रबंध हुआ तो वहाँ भी मैं परिवार की खोज करना चाहता हूँ, ऐसा वह कहते हैं। सूद जी ने अपने महीन कतरे केशों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम चाहोगे तो अवसर हो ही जाएगा। यानी सूद जी जो है वह मददगार व्यक्ति है, तो वह कहते हैं अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि तुम चाहोगे तो अवसर हो ही जाएगा, यानी कुछ मिल ही जाएगा। तुम चाहो तो क्या नाम दिल्ली तक जाकर ढूंढ आओ, लेकिन केवल अकस्मात मिल जाने की आशा से घूमते फिरने में क्या समझदारी है। यानी वह कहते हैं कि तुम चाहो तो दिल्ली तक भी जाकर आ सकते हो, मगर जो अकस्मात मिल जाए घूमने अकस्मात है और उसमें घूमने फिरने से क्या समझदारी है, यानी घूम फिर कर तुम खुद की समझदारी क्या कर पाओगे। भाई अकस्मात तो यह है कि तुम क्या नाम जीना उतरो और तुम्हारे पिता सामने रामदीता हलवाई की दुकान पर खड़े दिखाई दे जाए, पहले अनुमान करो कि कहाँ हो सकते हैं। यानी वह कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि तुम जीना उतरो और तुम्हारे पिता सामने खड़े हो जाए, तुम हलवाई की दुकान पर खड़े मिल जाए, तो तुम पहले अनुमान लगाओ कि वह कहाँ हो सकते हैं, तब उस रास्ते पर कोशिश करो। यानी तो वह कहते हैं सूद जी पुरी को कि तुम पहले अनुमान लगाओ कि वह कहाँ पर हो सकते हैं और फिर तुम उस रास्ते पर चलो, यानी तुम्हें कुछ पता होगा या कुछ अनुमान लगाओ कि इस जगह पर वह होंगे और तुम फिर चलो, ऐसा वह कहते हैं। पूरी सूद जी से कोई सुझाव पाने की आशा में उनकी ओर देखता रह गया। यानी पूरी कुछ उनके पास से सुझाव मिले यह सुनने के लिए उनकी ओर देखता रह गया। सूद जी फिर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, कहीं भी हो, जेब में रकम हो तो आदमी निबाह ले सकता है। यानी सूद जी बोलते हैं कि आदमी इंसान कहीं पर भी हो, जेब में यदि पैसा है, रकम हो तो वह खुद निभा सकता है, यानी पैसा हो तो वह जी सकता है। क्या नाम तुम्हारे पिताजी कुछ जमा पूंजी साथ लाए ही होंगे। यानी वह कहते हैं सूद जी कि क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का, वह तो कुछ साथ में जमा पूंजी यानी जो भी कुछ पैसे साथ में तो उनके होंगे ही। पूरी का गला भर आया, यही तो सबसे बड़ी चिंता है, हम लोगों के पास था ही क्या। यानी पूरी कहता है यह तो सबसे बड़ी बड़ी मुझे चिंता है कि हमारे पास था ही क्या, जो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। पिताजी स्कूल में मास्टर थे, मैं 6 महीने से बेकार था। यानी वह कहता है पूरी कि पिताजी स्कूल में मास्टर थे और मैं 6 महीने से बेकार था। जुलाई में बहन का ब्याह किया था, कई महीने पहले ही बारात वरात के खर्च के लिए बहुत सा घी आटा दूसरे सामान कर्ज लेकर भर लिए थे। यानी वह कहता है कि मैं भी 6 महीने से बेकार था और पिछले जुलाई माह में बहन का ब्याह हुआ, तो बारात वरात यानी जो भी खर्चा थे वह कर्ज लेकर ही किया था। ब्याह तो जैसा हुआ सब सामान पड़ा ही रह गया। यानी वह कहता है कि ब्याह जैसा हुआ सब सामान पड़ा ही रह गया, यानी वह ब्याह होने के बाद यह विभाजन की स्थिति उत्पन्न हुई। सब वह भला कैसे उठा कर लाए होंगे, जाने क्या हालत होगी। आप जानते हैं मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ। पूरी ने चंदन मेहरे के ढाबे की ओर हाथ से संकेत किया, पर ऐसे कुएं में आ पड़ा हूँ कि निकल पाने की राह की नज़र नहीं आती। यानी वह कहता है पूरी, मैं आप ऐसे समय में आके अटका हूँ जहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ मगर निकल नहीं पाता हूँ। पता नहीं घर वालों की परिवार की अवस्था क्या होगी, किस प्रकार की होगी, ऐसा वह बता रहा है। सूद जी कुछ पल तक सिर और कनपट्टियों को खुजाते खिड़की से बाहर शून्य में आंखें लगाए सोचकर बोले। यानी सूद जी है सब कुछ सुनकर लेने के बाद हाथ और गर्दन खुजाकर कनपट्टी कान के पीछे खुजाते हुए खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, तो सबसे पहली बात तो होनी चाहिए कि तुम कहीं अपने कदम जमाओ। यानी वह कहते हैं कि सबसे पहले तुम खुद को स्थिर करो, खुद को तुम कहीं ना कहीं अपने कदम रखो। जहाँ तुम जगह बना लोगे वहाँ क्या नाम तुम्हारा परिवार भी आ जाएगा। वह कहते हैं कि तुम जहाँ पर जगह बना लोगे
जहाँ पर जगह बना लोगे वहाँ तुम्हारे परिवार भी आ जाएगा। इससे पहले तुम उन्हें तो ढूंढोगे, लेकिन यदि मिल जाए तो तुम उन्हें कहाँ पर रखोगे, ऐसा उनका कहने का मतलब था। और वह कहते हैं कि तुम पहले खुद के पैर जमाओ, यानी खुद तुम रहने का ठिकाना ढूंढो या खुद अच्छी तरह से बन जाओ और फिर उनको तुम ले आओ, ऐसा वह कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। ऐसे ही सभी रचनाओं का लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।